हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेंडू का लर्निंग्स अगेन। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही कम समय में विथ फुल कवरेज रिवाइज करने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही सोचा आपने, हम AS14 रिवाइज करने वाले हैं और ये आकर्षक नोट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जो कि यहाँ पर इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिख दिए गए हैं जो एग्जाम में जाने के पहले आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर आप ये पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पूरा रिवाइज करेंगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि हम लोग इसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करवाने वाला हूं। मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, ये प्योरली एक लास्ट की होती है, फाइनल रिवीजन होता है किसी टॉपिक में क्या ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन तो जो आएगा वो नहीं आएगा, आप भी समझते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत होती है यदि, तो वो तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप मुझसे बिल्कुल मैसेज के थ्रू या कैसे भी पूछ सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, टॉपिक का नाम है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। दो या दो से ज्यादा कंपनीज होंगी एग्जिस्टिंग, और जितनी भी कंपनीज हैं वो सब बंद हो जाएंगी और एक नई कंपनी फॉर्म कर ली जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। दो या दो से ज्यादा कंपनीज होंगी एग्जिस्टिंग प्रेजेंट में, और एक को छोड़कर बाकी सब बंद हो जाएंगी। कोई नई कंपनी फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग थी उसी में से कोई एक रह जाएगी। तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और केवल अगर मान लीजिए एट प्रेजेंट एक ही कोई कंपनी की बात हो रही है, ओनली वन एग्जिस्टिंग कंपनी, और उसे बंद कर दें और उसका बिजनेस किसी एक दूसरी कंपनी को दे दिया जाए जो कि न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होगी, यहां पर भी एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होगी, तो उस केस को कहा जाएगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्कुल समराइज्ड वे में कॉन्सेप्चुअल हम कौन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं। अब एक बात आप सब लोग बिल्कुल क्लियरली दिमाग में फिट कर लेंगे, चाहे अमलगमेशन का क्वेश्चन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो, उनकी अकाउंटिंग की प्रोसेस प्रक्रिया बिल्कुल बिल्कुल सेम है। सेम सेम है ना। जैसी अकाउंटिंग अमलगमेशन की होगी, एब्जॉर्प्शन की होगी, वैसे ही और वैसे ही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की अकाउंटिंग होगी। और डेफिनेटली खरीदने वाली कंपनी होगी जिसकी जो कि सारी एसेट्स लायबिलिटीज एक बिजनेस को खरीद रही होगी, और एक बिकाऊ कंपनी होगी। तो खरीदने वाली कंपनी को हम यहाँ पे नाम देंगे परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी उसी को यहाँ पर या हम कह सकते हैं ट्रांसफरी कंपनी। अमलगमेशन है तो अमलगमेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्ब कंपनी। और अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है तो हम रिकंस्ट्रक्शन है तो हम कहेंगे रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी। और परचेजिंग कंपनी की अकाउंटिंग पर ही AS14 लगेगा। वेंडर कंपनी की अकाउंटिंग तो नॉर्मल प्रोसेस से होती है, उस पर AS14 नहीं लगता। और जो बिकाऊ कंपनी, सेलिंग कंपनी, उसको हम कहेंगे वेंडर कंपनी, सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी। एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्बिंग कंपनी, या रीस्ट्रक्चर हो रहा है तो रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी, ये हम कहेंगे। तो ये नाम बता दिए, बिल्कुल मेरे साथ साथ पढ़ते चले, पूरे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर देंगे। अब चाहे अमलगमेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, वो दो तरीके का हो सकता है, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है। और अगर मर्जर है तो उसकी जो अकाउंटिंग की मेथड है, ठीक है, उसका नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड AS14 में। और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो उसकी अकाउंटिंग की जो मेथड उसका नाम है परचेज मेथड। हालांकि अकाउंटिंग एक सामान्य तरीके से होगी, ये केवल जैसे MCQ में भी ये मेथड्स के नाम पूछे जा सकते हैं। अब मर्जर क्या होता है और परचेज क्या होता है, इसके लिए सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि AS14 में कंडीशंस दी हुई हैं, अगर वो सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन इन द नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा। और अगर कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हो तो वो इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। कोई एक भी पूरी ना हो मतलब अगर वो मर्जर नहीं है तो फिर वो इन द नेचर ऑफ परचेज है।
ठीक है, अब कंडीशंस क्या क्या है भैया? तो भाई जो खरीदने वाली कंपनी है, बिजनेस इस पूरे टॉपिक में हो क्या रहा है, अमलगमेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें बिजनेस का एक्विजिशन होता है, बिजनेस खरीदा जाता है। बचपन में हम गुड्स खरीदते थे, बच्चे जब थे 11th क्लास में, फिर असेट्स खरीदने लग गए, और अब हम बिजनेस खरीदने की बात करते हैं। तो खरीदने वाली कंपनी बिकाऊ कंपनी के सारी असेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर करेगी, ऑल असेट एंड ऑल लाइबिलिटी, कुछ भी नहीं छोड़ना है, इंक्लूडिंग रिजर्व्स, रिजर्व्स भी टेक ओवर करेगी, और वो भी एट बुक वैल्यू, वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू एग्रीड वैल्यू दूसरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मेंटेन करने के लिए। भाई जैसे खरीदने वाली कंपनी का स्टॉक का वैल्यूएशन मान लो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होता है, और वेंडर कंपनी अपने स्टॉक का वैल्यूएशन वेटेड एवरेज पे कर रही है, तो वेटेड एवरेज वाली वैल्यू को हम फीफो के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वैल्यू चेंज की जा सकती है, वरना वो चेंज नहीं होगी। सारी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करनी है, बुक वैल्यू पे ही करनी है, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती एक्सेप्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और रिजर्व्स भी टेक ओवर करने हैं। और वेंडर कंपनी का जो बिजनेस का नेचर है, सेम बिजनेस कंटिन्यू रखेगी परचेजिंग कंपनी ट्रांजैक्शन के बाद भी। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो कंसिडरेशन दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है, उसमें ही मर्जर की कंडीशन में यह है कि उनको कंसिडरेशन के तौर पर आप सिर्फ इक्विटी शेयर्स दे सकते हो, और अगर फ्रैक्शन पॉइंट्स में शेयर्स आ रहे हैं तो फिर आप कैश दे सकते हो, वरना कैश भी नहीं दे सकते। और इस सौदे के लिए, इस रिश्ते के लिए, ये जो अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा जो भी हो रहा है, इसमें 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस 90% की कैलकुलेशन करते वक्त ऑलरेडी परचेजिंग कंपनी ने, ये परचेजिंग कंपनी है, उसकी किसी सब्सिडरी एसोसिएट ने, सब्सिडरी या ग्रुप कंपनी ने, अगर वेंडर कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर ले रखे हैं उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा जो 90% शेयर होल्डर है, उसका 90% कम से कम शेयर होल्डर इस रिश्ते के लिए तैयार होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस देख के ही समझ में आ जाता है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है, इन द नेचर ऑफ परचेज है, वरना क्वेश्चन में दी हुई हिंट को हमें समझना पड़ता है। और ये जो सेम बिजनेस कंटिन्यू रहेगा और 90% वाली कंडीशन जल्दी क्वेश्चन में नहीं दी होती है, तो हमें जो पहचानना पड़ता है वो ऐसे ही देखना पड़ता है, वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर्स के अलावा कुछ और तो नहीं दे दिया, मतलब कोई भी एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई तो वो फिर इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं है, वो इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। अब आगे बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ते जाते हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और कॉन्सेप्ट पढ़िए, सवाल करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वैसे भी आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट करना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैं बता रहा हूं, देखिए 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, परचेज कंसिडरेशन, नेट असेट, नेट असेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और नेट असेट टेकन ओवर। इन सब में अंतर क्या है देखिए, ध्यान दें। पहले परचेज कंसिडरेशन, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को, बिकाऊ कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए जो भी देगी वो परचेज कंसिडरेशन होगा। खरीदने वाली कंपनी डायरेक्ट शेयर होल्डर को नहीं दे सकती, पहले उसे वेंडर कंपनी को देना पड़ेगा, वेंडर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और कुछ भी, चाहे कैश हो चाहे काइंड हो, चाहे कैश हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, शेयर्स हो, कुछ भी हो सकता है, डिबेंचर हो, शेयर होल्डर्स को डिबेंचर भी दिए, शेयर होल्डर्स के लिए डिबेंचर भी दिए, तो वो कंसिडरेशन का पार्ट होगा। लेकिन हाँ, अगर वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को टेक ओवर करके नए डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, तो वो परचेज कंसिडरेशन का कभी भी पार्ट नहीं होगा। दिमाग में फिट कर लें, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए जो भी देगी, इसमें प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, शेयर होल्डर बोल रहा हूं, तो फिर यहां पर ये परचेज कंसिडरेशन होगा, इसी की कैलकुलेशन मेन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी कंपनी की नेट असेट की हम बात करते हैं, हेलो, हाँ, नेट असेट की बात करते हैं, तो भैया बेसिक बैलेंस शीट होती है, असेट होती है, लाइबिलिटी होती है, शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो असेट माइनस लाइबिलिटी से आप निकाल लें, ये शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस से निकाल लें, तो ये नेट असेट होती है, इसी को बोलते हैं नेटवर्थ, इसी को बोलते हैं इक्विटी, इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, इसी को बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड। इक्विटी वर्ड जो है, इक्विटी, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है। तो किसी भी कंपनी के अगर नेट असेट की बात करेंगे तो ऑल असेट्स माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इट इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नेट असेट अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो फिर इसमें केवल इसी को हम बोल सकते हैं भाई ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, केवल इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी और रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, या ऑल असेट माइनस ऑल लायबिलिटी माइनस
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होती है। और ध्यान दें, जब भी किसी भी शेयर की पर शेयर वैल्यू निकालते हैं उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, यदि वो नेट एसेट पर आधारित है। तो वो नेट एसेट पर आधारित नहीं होती है, वो नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होती है। ऑब्वियसली वो इक्विटी शेयर की वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर की पर शेयर वैल्यू होती है। तो वो हमें नेट एसेट पर बेस्ड नहीं होती, वो नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पर बेस्ड होती है। और नेट एसेट टेकन ओवर का मतलब ये है जो परचेजिंग कंपनी ने एसेट लायबिलिटी टेक ओवर की है। तो यस बिल्कुल, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो जो नेट एसेट है वही नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है। और जितनी एसेट लायबिलिटी अगर सारी टेक ओवर कर ली है, ऑल एसेट एंड ऑल लायबिलिटी टेकन ओवर, तो वही नेट एसेट टेकन ओवर भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि नेट एसेट अलग हो सकती है, नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अलग हो सकती है, और नेट एसेट टेकन ओवर अलग हो सकती है। तीनों सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। परचेजिंग कंपनी ने जो टेक ओवर करी, अगर सारी टेक ओवर कर ली एसेट लायबिलिटी, तो नेट एसेट टेकन ओवर ही नेट एसेट है। लेकिन वो अगर नहीं टेक ओवर की, तो जो मान लीजिए स्टॉक नहीं लिया, मान लीजिए डेटर्स नहीं लिए, तो उस केस में नेट एसेट टेकन ओवर अलग आएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जब भी शेयर की निकलती है तो नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पे निकलती है, किसी भी कंपनी का जब शेयर वैल्यूएशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए, अब ये जो भी नेट एसेट है, हेलो 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 हेलो, जो भी ये नेट एसेट है, ठीक है, या नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको मैंने लिखा नाटेश, NA net asset, Natesh is net asset attributable to equity shareholder and NATO is net asset taken over। ये हमेशा इनका जब वैल्यूएशन होगा तो सवाल में जो कोई एग्रीड वैल्यू दी खरीदने बेचने वाले के लिए, तो एग्रीड वैल्यू पर होगा। अब आप बोलेंगे सर एग्रीड वैल्यू क्या होती है? सर वो बुक वैल्यू होती है कि हाँ वो बुक वैल्यू भी हो सकती है। सर वो मार्केट वैल्यू होती है कि हाँ वो मार्केट वैल्यू भी हो सकती है। कुछ भी वो क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी अगर नहीं दिया, ठीक है ना, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो फिर बुक वैल्यू ही एग्रीड वैल्यू होगी। पर बुक्स में कोई प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख की है, कुछ भी नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे कि भाई यही इसी पे एग्रीमेंट हुआ होगा, इसी पे खरीदना बेचना हो रहा होगा। तो बुक वैल्यू भी एग्रीड वैल्यू हो सकती है, मार्केट वैल्यू भी एग्रीड वैल्यू हो सकती है। ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन जो भी हो रहा है, वो एग्रीड वैल्यू पे होता है, ठीक है। हाँ किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि भाई 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, मार्केट वैल्यू 10 लाख है, लेकिन खरीदने वाली कंपनी ने उसे 12 लाख में लिया है, तो फिर कंसिडरेशन निकालते 12 लाख काउंट होगा, क्योंकि वो एग्रीड वैल्यू देखनी है, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए, अब परचेज कंसिडरेशन निकालना एक सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है इस जो है आपके इस टॉपिक में, परचेज कंसिडरेशन, इसको मैं पीसी यहां कह रहा हूं। तो इसकी दो मेथड दे रखी, मैं हालांकि इन मेथड्स पे भरोसा नहीं करता, पर AS14 की बात है तो हम मेथड पढ़ लेते हैं। एक है नेट पेमेंट मेथड, क्वेश्चन में दिया है कि खरीदने वाला क्या देगा, सब कुछ कंप्लीट दे रखा है तो नेट पेमेंट है। और अगर नेट पेमेंट या तो नहीं दिया है, नॉट गिवन, या अधूरा दिया है, अधूरा दिया है भाई, ऐसा लिखा है कि 80 सपोज 80 रुपीज के शेयर, 8 लाख रुपीज ले लो, अमाउंट से क्या होता है, 80 रुपीज के शेयर्स ले लेंगे, 8 लाख रुपीज के शेयर्स दे देंगे, इतना कैश दे देंगे, और बचा हुआ हम जो कंसिडरेशन है वो बचा हुआ किसी और मोड में देंगे। तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे? तो वो नेट एसेट से निकलेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि नेट पेमेंट अगर आपको पूरा दिया हुआ है कंप्लीट 100%, तो नेट पेमेंट ही परचेज कंसिडरेशन है। लेकिन अगर नेट पेमेंट नहीं दिया या अधूरा दिया है तो फिर नेट एसेट ही परचेज कंसिडरेशन होगा। अब आ जाते हैं इसकी हम अकाउंटिंग पर, ठीक है। अब अकाउंटिंग पर इसकी आ जाते हैं तो भैया वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या होगी? वेंडर यानी जिसकी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगी तो उसको ट्रांसफरर भी कहते हैं, और परचेजिंग कंपनी को हम ट्रांसफरी कंपनी भी कहते हैं। वो अब आप कुछ भी बोल रहे हैं, अमलगमेटिंग, अमलगमेटेड, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे ध्यान दीजिए, चाहे अमलगमेशन का क्वेश्चन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है टेक ओवर का, सबसे पहले सवाल में आपको चेक करना है कि कोई प्री अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन इवेंट तो नहीं है। भाई क्वेश्चन में हो सकता है ना कि भाई अमलगमेशन बाद में होगा, पहले डिविडेंड बांट रहे हैं, पहले डिविडेंड पे कर रहे हैं, पहले उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी प्री अमलगमेशन इवेंट है तो दोनों ही केस, दोनों ही कंपनी की बुक्स में पहले वो चेक करेंगे और पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट आपकी बदल जाएगी। उसके बाद जो नई बैलेंस शीट बन रही है या नए बैलेंसेस आ रहे हैं, नई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पूछेंगे तो बना देना, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अल्टीमेटली आपको सबसे पहले प्री अमलगमेशन इवेंट को रिकॉर्ड करना है। अब मैं पहले वेंडर कंपनीज की बात करता हूं कि क्या करना है आपको। सारी एसेट और लायबिलिटी जो भी टेक ओवर की है खरीदने वाली कंपनी ने, ठीक है, मर्जर में तो सारी टेक ओवर होगी, ठीक है ना, वो रियलाइजेशन में जाएगी और वो बुक वैल्यू पर ही जाएगी। जिस बुक पे बुक्स में डेबिट क्रेडिट है उसी वैल्यू पर वो क्रेडिट डेबिट होगी रियलाइजेशन में, ठीक है। और उसके बाद
जो असेट लायबिलिटी मेरी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन आ जाए कि स्टॉक टेक ओवर नहीं किया, डेटर्स टेक ओवर नहीं किया, तो मैं उसके लिए बोलता हूं कि आप उसको रियलाइजेशन में मत ले जाओ। उसका स्टॉक का डेटर जो भी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की है उसका आप अकाउंट सेपरेटली ओपन कर दें, और उसके बाद उससे कैश आएगा या कैश जाएगा, लायबिलिटी है तो सेटल कर दें, और फिर सेटलमेंट में कोई डिफरेंस है तो वो प्रॉफिट लॉस इन्हें रियलाइजेशन में ले जाएं। रियलाइजेशन का मतलब है किसी भी बिजनेस का आखिरी P&L, तो प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन में चले जाएगा। शेयर कैपिटल जो होगी वो शेयर होल्डर्स में चली जाएगी, इक्विटी वाली इक्विटी में, प्रेफरेंस वाली प्रेफरेंस में, रिजर्व एंड सरप्लस सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में चले जाएंगे, वो तो इक्विटी के ही होंगे। लेकिन एक बात मैं यहां पे कहूंगा, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर का क्वेश्चन आ जाए तो रियलाइजेशन, चूंकि मर्जर में रिजर्व्स भी खरीदने वाली कंपनी टेक ओवर कर लेती है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मर्जर के क्वेश्चन में वेंडर की बुक्स में चाहे तो ये रिजर्व्स को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें, हालांकि डजंट मेक एनी डिफरेंस, रिजर्व्स को इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करें वेंडर की बुक्स में या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें, उसका इफेक्ट सेम आने वाला है। तो आप तो ये भी समझ सकते हैं कि इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर कंपनी की बुक्स में चाहे इन द नेचर ऑफ मर्जर का सवाल हो चाहे इन द नेचर ऑफ परचेज का सवाल हो, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर चेंज करना भी है तो केवल एक चेंज है कि जो वेंडर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं उसको आप इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करने के बजाय रियलाइजेशन में भेज दे, पर इफेक्ट सेम आएगा दोनों से। ठीक है, तो असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर हो गई, रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर हो गए, और उसके बाद आपको कंसिडरेशन ड्यू करना है, परचेसिंग कंपनी से पैसा लेना है, परचेसिंग कंपनी से कंसिडरेशन में मिलेगा, कैश आ जाएगा, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर्स ही आए, ऐसा नहीं है। परचेसिंग कंपनी से वेंडर कंपनी को वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए जो भी आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रेफरेंस शेयर भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कैश भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद पहले कंसिडरेशन जब रिसीव हो जाएगा तो कंसिडरेशन किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। मतलब प्रेफरेंस कैपिटल हमारी बुक में जो है वो 1 लाख थी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दी। अब उनके लिए कंसिडरेशन अगर 1, 10 आया है, 90 आया है, जो भी आया है उनको दिया जाएगा, उनके अधिकार पे किसी को नहीं देंगे। जो भी डिफरेंस अगर आता है तो वो डिफरेंस रियलाइजेशन में चला जाएगा। उसके बाद हम पहले रियलाइजेशन का अकाउंट बंद करेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और आखिरी में जो कंसिडरेशन है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे और ये बुक्स बंद हो जाएगी। इन द नेचर ऑफ मर्जर का सवाल आ जाए, इन द नेचर ऑफ परचेज का सवाल है, वैसे कोई डिफरेंस ही नहीं है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सारी एसेट लायबिलिटी जो टेक ओवर हुई है उसको रिलेशन में ट्रांसफर करो, शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो, रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो। मर्जर में बस तुम चाहो तो रिलेशन में ट्रांसफर कर सकते हो, इफेक्ट सेम है। और उसके बाद पीसी को कंसिडरेशन को ड्यू करो, फिर कंसिडरेशन रिसीव करो, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दो, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बंद करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, और फिर आखिरी में कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दो। अब बात आते हैं इन द नेचर ऑफ ये परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आते हैं। पहली एंट्री हमेशा परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से ही होगी, बिजनेस परचेज को हम डेबिट करेंगे और लिक्विडेटर को पैसा देना रहेगा। उसके बाद सारी असेट लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। लेकिन मर्जर का सवाल है तो असेट लायबिलिटी, असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, रिजर्व भी क्रेडिट होंगे, और यहां पर तो डेफिनेटली एग्रीड वैल्यू आ जाएंगी, यहां पर तो डेफिनेटली एग्रीड वैल्यू आएगी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। लेकिन मर्जर का सवाल है तो निश्चित रूप से कोई एग्रीड वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि बुक वैल्यू पे ही लेना कंपलसरी है वहां पर, तो जो भी बुक वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक है, हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी की यूनिफॉर्मिटी के लिए अगर वैल्यू चेंज हुई तो मर्जर में भी एप्लीकेबल है। तो इन द असेट लायबिलिटी पहले बिजनेस परचेज को डेबिट करेंगे, लिक्विडेटर को क्रेडिट करेंगे, असेट लायबिलिटी को टेक ओवर करेंगे। ठीक है, नेट असेट आ जाएंगी बुक्स में। उसके बाद बिजनेस परचेज अकाउंट इस एंट्री में बंद हो जाता है क्रेडिट होकर, और जो भी डिफरेंस होगा, अगर जो हमने जो भी ये एंट्री हुई है सेकंड वाली, नेट असेट वाली, असेट लायबिलिटी टेक ओवर करने वाली, असेट लायबिलिटी रिजर्व टेक ओवर करने वाली, तो इसमें कोई भी डिफरेंस आएगा तो इन द नेचर ऑफ परचेज है तो वो डिफरेंस या तो गुडविल में जाता है या कैपिटल रिजर्व में जाता है, और इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो डेफिनेटली वो पहले जनरल रिजर्व और पीएनएल से एडजस्ट होगा, उसमें कोई गुडविल क्रिएट नहीं होगी, ये बिल्कुल क्लियर। पहले से कोई गुडविल है तो बात अलग है। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट, कैश देंगे तो टू कैश, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस कैपिटल, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, कुछ भी हो सकता है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि अगर वेंडर कंपनी की बुक्स में कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो वेंडर की बुक्स में कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है स्टैट्यूटरी रिजर्व का, लेकिन यहां पर मर्जर, इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो ये यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली जो एंट्री एसेट लायबिलिटी रिजर्व उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व भी वेंडर कंपनी के आ जाएंगे। लेकिन अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो रिजर्व्स नहीं आए हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी रिजर्व एज पर द लॉ, एज पर द एक्ट, कोई भी कानून के तहत बनाए गए हैं, तो आपको उनको बुक्स में लाना पड़ता है कुछ समय के लिए। तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खुलता है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, वो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा और स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रेडिट हो जाएंगे। जब वो रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो ये एंट्री रिवर्स कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है
बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन परचेजिंग कंपनी की बुक्स में दिया हो सकता है कि उसने जो है फॉर एग्जाम्पल कोई नए शेयर कैपिटल इशू कर दी, जो भी है, या नए पुराने वहां से वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स आए थे, नए डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो वो सारे ट्रांजेक्शन एज इट इज रिकॉर्ड होंगे परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। इंटर कंपनी ओइंग्स जो है, आपसी लेना देना, अमलगमेशन के पहले जो कंपनीज थी, ठीक है ना, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन के पहले उनका आपस में डेटर क्रेडिटर बीआर बीपी लेना देना था, लोन दिया लोन लिया, तो वो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आके एलिमिनेट हो जाएगा। इंटर कंपनी ओइंग्स S14 से एलिमिनेट होती है। और अगर परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी या वेंडर कंपनीज के बीच में जो अब अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन के बाद एक ही हो गई है, तो उन कंपनीज में अगर पहले से कोई एक दूसरे को गुड्स बेचा था, 100 का गुड्स अगर 110 में बेचा था, तो भेजने वाले ने प्रॉफिट कमाया था, और वो उसमें से पूरा या कुछ भी पार्ट अगर उस बेचे हुए में से खरीदने वाले के पास बच गया है, तो अब तो वो एक हो चुके हैं, तो उसमें स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व को आपको हटाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक की वैल्यू कम करनी होगी तो स्टॉक क्रेडिट होगा, लेकिन स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो लॉस है। तो इन द नेचर ऑफ परचेज का सवाल अगर आ जाए तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट होगा, और इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो उसको पीएनएल जनरल रिजर्व से आप एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व होते कौन से भैया, इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आपको एग्जाम में जज करना पड़ेगा कि वेदर द पर्टिकुलर रिजर्व इज स्टैट्यूटरी रिजर्व और नॉट, या तो मेंशन्ड होगा, और नहीं तो कुछ नाम हम याद कर लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, स्पेशल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, ऐसे बहुत सारे जो किसी भी कानून के तहत बनाना जरूरी होते हैं, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट बात की, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट होता है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ध्यान से समझें, जो कि वेंडर कंपनी होगी वो लिक्विडेट हो रही है, उसको अमलगमेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है जरा ध्यान देंगे, उसके चार केस बन सकते हैं। वेंडर के खर्चे हैं, वेंडर ही भुगतेगी और वेंडर ही पे करेगी, खर्चा वेंडर कंपनी का है तो वेंडर ही बियर करेगी और पेमेंट भी वेंडर करेगी। ये हो सकता है कि परचेजिंग कंपनी उधार हो, बोले नहीं हम पे करेंगे और हम ही भुगत लेंगे, वेंडर पे लोड नहीं आने देंगे। ये भी हो सकता है कि वेंडर पे करे पर बियर जो है उसे भुगते परचेजिंग कंपनी, और ये भी हो सकता है कि परचेजर पे कर दे और वेंडर उसको बियर करे वेंडर के खर्चों को। ठीक है, चार केस बन सकते हैं। तो मेरी बात यहाँ ध्यान सुने, ये मैंने पूरी लिस्ट यहाँ बना दी है, एक एंट्रीज लिख दी है, लेकिन लॉजिकल एंट्रीज बनाइए। खर्चा किसका, वेंडर का, पे किसने किया, वेंडर ने, तो टू बैंक वेंडर की बुक्स में होगा। ये पूरी टेबल बनी हुई है। इन द नेचर ऑफ परचेज का सवाल आ जाए तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, इन द नेचर ऑफ मर्जर का सवाल आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट है, और वेंडर और परचेजिंग की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट है, पूरा है मैंने लिख दिया है। लॉजिकली 2 मिनट हम एंट्रीज देख लेते हैं फटाफट से। तो रियल वेंडर का ही खर्चा है तो वेंडर ही पे कर रहा है, तो वेंडर की बुक्स में टू बैंक, और भुगत भी कौन रहा है, वेंडर, तो वेंडर का ही खर्चा है तो वेंडर के रिलेशन अकाउंट में चला जाएगा, परचेजिंग को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन द नेचर ऑफ मर्जर का सवाल आ जाए तो भी रिलेशन टू बैंक, परचेजिंग की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब परचेजर पे कर दे और भुगत भी परचेजर ही रहा है, तो दोनों ही भले ही खर्चा वेंडर का है लेकिन परचेजर ही पे कर रहा है और परचेजर ही बियर करेगा इस खर्चे को, तो वेंडर की बुक्स में नो एंट्री होगी, चाहे मर्जर हो चाहे परचेज। लेकिन इसके परचेजर की बुक्स में पे होगा तो टू बैंक यहां होगा, और ये नुकसान है भी, उसका खर्चा मैं भुगत रहा हूं परचेजर, तो फिर नुकसान है तो इन द नेचर ऑफ परचेज में गया तो गुडविल सीआर से इफेक्ट होगा, या मर्जर का सवाल है तो जनरल रिजर्व या पीएनएल आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे अब रिवर थोड़ा सा केस ट्विस्टिंग है। क्या, खर्चा वेंडर का ही है वो तो क्लियर है, अब वेंडर पे कर रहा है, पेमेंट टू बैंक, ये देखिए वेंडर में हो रहा है, लेकिन परचेजिंग कंपनी बोल रही है हम बियर करेंगे, तो भाई वेंडर ने पे करा तो उसे परचेजिंग कंपनी से लेना है डेबिट, और अगर ये देखिए परचेजिंग कंपनी टू बैंक, ठीक है, और वेंडर परचेजर बियर कर रहा है, इसका मतलब है कि परचेजिंग कंपनी को उसके लिक्विडेटर को जैसे वो पीसी देगा कंसिडरेशन, वैसे ही लिक्विडेटर को पैसा देना पड़ेगा। तो परचेजिंग कंपनी बुक्स में अगर ऐसा केस है तो लिक्विडेटर का अकाउंट क्रेडिट होगा, लिक्विडेटर को पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पीसी के अलावा, और एक्स्ट्रा देना है तो यहां लॉस है तो गुडविल सीआर, ये तो क्लियर है। इन द नेचर ऑफ परचेज में कोई भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो गुडविल सीआर, इन द नेचर ऑफ मर्जर में कोई भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है जनरल रिजर्व पीएनएल, ये बिल्कुल क्लियर रखें। तो यहां पर ये मैंने लिखा है प्लस एडजस्टमेंट इन पीसी, इसका क्या मतलब है समझिए, जब भी लिक्विडेशन के खर्चे वेंडर कंपनी के पेमेंट वेंडर कर देगा लेकिन भुगतना परचेजिंग को है, तो इसका मतलब वेंडर को परचेजिंग से लेना है, तो वेंडर को परचेजिंग से परचेज कंसिडरेशन के तो लेना ही होता है, उसके अलावा ये भी लेना है, तो नो डाउट इससे जो पीसी की वैल्यू है, पीसी की वैल्यू मैथमेटिकली बढ़ेगी भाई, जो शेयर होल्डर अल्टीमेटली कुछ भी आएगा तो बटना तो फिर शेयर होल्डर में ही है ना, तो इससे पीसी बढ़ जाएगा, ये एडजस्टमेंट इन पीसी हो जाता है, कई बार परचेज कंसिडरेशन में प्लस हो जाएगा। और यहां पर अगर पेड बाय परचेजर है तो देखिए परचेजर ने पे करा टू बैंक, परचेजर बोल रहा भैया वेंडर तेरा खर्चा है ना, पे मैं कर रहा हूं लेकिन भुगतना तुझे ही है, तो टू बैंक तो परचेजर कर देगा, लेकिन भुगतना किसे है, भुगतना किसे है,
वेंडर कंपनी को, तो वेंडर कंपनी का खर्चा है तो वेंडर की बुक्स में रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर पेमेंट हमने कर दिया परचेजिंग ने, तो एक तरीके से हमें वेंडर से लेना है, तो वेंडर से लेने की बजाय हम उसको कम देंगे जो हमें कंसिडरेशन देना है। तो कंसिडरेशन जब हम ड्यू करते हैं तो लिक्विडेटर को क्रेडिट करते हैं, तो अब हमें उससे ये खर्चा लेना है। लिखा है देखिए, पेड बाय परचेजर बोर्न बाय वेंडर, खर्चा वेंडर का है, पेमेंट परचेजर ने कर दिया पर भुगतना वेंडर को ही है। तो हमने अगर पेमेंट कर दिया परचेजिंग कंपनी ने टू बैंक, तो उसे लिक्विडेटर को डेबिट करना पड़ेगा, लिक्विडेटर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन वेंडर कंपनी ने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, तो रियलाइजेशन डेबिट तो कर दिया, खर्चा भुगत तो लिया, बट टू परचेजिंग कंपनी को देना है। ठीक है, तो परचेजिंग कंपनी का अकाउंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान समझें, जब भी परचेज कंसिडरेशन की एंट्री होती है तो वेंडर की बुक में परचेजिंग कंपनी से लेना है, तो परचेजिंग कंपनी डेबिट होती है। तो अगर लिक्विडेशन की एक्सपेंस की वजह से परचेजिंग कंपनी है क्रेडिट हुई है, तो ये एडजस्टमेंट पीसी में ही तो होगा, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कम हो जाएगा ना। भैया मुझे आपसे 100 रुपए लेने थे पर आपने मेरा खर्चा पे कर दिया 10 रुपए का, तो मैं अब आपसे 90 ही ले लूंगा। ये भी हो सकता है। ये बच्चों वाली हरकत भी हो सकती है कि नहीं पहले तुम मेरे 100 दो फिर मैं तुम्हें 10 दूंगा, ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो आखिरी के दो केस है इसमें परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अब कैलकुलेशन के लिए एक ही पॉइंट आपको नोट करना है, बाकी सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज है, आपको क्लियर है। देखिए शेयर एक्सचेंज रेशो आता है, ये अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। वेंडर कंपनी का एक शेयर, ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू पे बेस्ड होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर मैंने बताया नाटेश पर बेस्ड होगी, नाटेश इज नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो मान लीजिए वेंडर कंपनी का एक शेयर 20 रुपए का है और परचेजिंग कंपनी का एक शेयर 60 रुपए का है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इसके एक शेयर में 3 गुना ताकत है, तो वेंडर कंपनी के 3 शेयर के बदले में ये अपना एक ही शेयर देगा। तो कभी भी शेयर एक्सचेंज रेशो होता है वो आपको निकालना पड़ता है या दिया होता है, दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, और निकालना भी है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू पर बेस्ड होगा, और इंट्रिंसिक वैल्यू नेट असेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पर ही बेस्ड होगी, इसमें कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे स्टडी मैट के और एग्जाम में आए हुए कई क्वेश्चन में होती है, कंसिडरेशन डिस्चार्ज एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, है ना, सिक्योरिटीज इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, इसमें एक रिक्वायर्स अटेंशन। वो अटेंशन सिर्फ इतना है, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है और इनके वेंडर कंपनी के, और वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ही देंगे। अब वो प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं प्रीमियम पर, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1 लाख रुपए के बदले में क्वेश्चन में लिखा कि हम 10% प्रीमियम दे रहे हैं, तो कई बच्चे समझ लेते हैं कि नया शेयर 10% प्रीमियम पर है, नहीं, 1 लाख के बदले में 10% प्रीमियम दे रहे हैं, यानी 1,10,000 दे रहे हैं। 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर के बदले में हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, 10% डिस्काउंट पर हम उसको देंगे पैसा, तो हम उनको 90,000 ही देंगे। इससे नई शेयर का कोई मतलब ही नहीं है। कंसिडरेशन डिस्चार्ज एट पार 1 लाख के बदले में 1 लाख दे रहे हैं, 1 लाख प्रीमियम 1 लाख के बदले में 1,10 दे रहे हैं, डिस्काउंट 1 लाख के बदले 90 दे रहे हैं, ये कंसिडरेशन डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें नए शेयर इसके बदले में, ठीक है, या तो 1 लाख देंगे या 1,10 देंगे या 90 देंगे। अब देंगे क्या, अगर कैश देंगे तो लफड़ा ही नहीं, पर नए शेयर्स देंगे तो वो नए शेयर्स किस पर दे रहे हैं, वो भी एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए 1 लाख के बदले में 10% ज्यादा दे रहे हैं, तो 1,10,000 दे रहे हैं, देना फिक्स हो गया, अमाउंट टोटल में फिक्स हो गया। अब अगर नया शेयर इशू कर रहे हैं इसके बदले में, वो 100 रुपए का है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 90 रुपए का है डिस्काउंट पे तो 90 से डिवाइड होगा, और 100 के बदले मान लो 20% प्रीमियम पे नया शेयर इशू हो रहा है तो 120 से डिवाइड होगा। तो इससे केवल अमाउंट चेंज नहीं होगा, इससे केवल नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जो कंसिडरेशन डिस्चार्ज किया जा रहा है, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो कंसिडरेशन किस पर डिस्चार्ज हो रहा है, जो उसकी वैल्यू आई उस पर, जो या उसको आप अगर प्रीमियम एट, प्रीमियम का मतलब केवल शेयर प्रीमियम नहीं होता, प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना। तो कंसिडरेशन डिस्चार्ज पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम यानी ज्यादा अमाउंट का हो सकता है, एट डिस्काउंट यानी कम अमाउंट का हो सकता है, ये एक अलग बात है। और जो नई सिक्योरिटी इशू हो रही है वो 100 पे भी हो सकती है, 110 पे भी हो सकती है, 90 पे भी हो सकती है, वो डिस्काउंट पे हो रही है, तो उस हिसाब से आपको उसकी कैलकुलेशंस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने केवल एक शॉर्ट रिवीजन आपको करवाया है, और अगर इसके बाद भी ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे पास्ट एग्जाम्स के हो जाएंगे, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो, शॉर्ट रिवीजन का बिल्कुल शॉर्टेस्ट रिवीजन मैंने करवाया, और ये नोट्स बड़े काम के हैं आपके, तो आप इसको जरूर लाइक करें और सभी फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।